आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर जाते हैं। यूनिट 5 का टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू एजुकेशन। इसके अंतर्गत आएगा आपका नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन और मेथड्स ऑफ इंक्लूडिंग वैल्यूज़। ये आई मीन्स वैल्यू एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ना है आज के टॉपिक की ओर। तो इसके बारे में शशि प्रभा आप लोगों को बताएंगे जो भी पढ़ाना होगा। ठीक है शशि प्रभा, आप अपना कंटिन्यू कीजिए स्लाइड से ऊपर। Good morning, sir. Good गुड morning, मॉर्निंग। class. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, all of you. जैसा कि सर ने बताया कि हमारा जो आज प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो नई यूनिट से है, यूनिट 5 से। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारा पेपर फर्स्ट से है। हमारे पेपर का नाम है फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें यूनिट 5 से फॉर्मेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ, जिसमें मेरा टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, जिसको सुपरविजन करेंगे मिस्टर देशदीपक पटेल सर, और प्रेजेंट करूंगी मैं शशि प्रभा विश्वकर्मा। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, जिसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक, क्योंकि इसको दो भागों में बांट के पढ़ना ही उचित होगा, तब हम इसको उचित तरीके से समझ पाएंगे और इसका ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो पहले हम वैल्यू पढ़ेंगे और उसके बाद वैल्यू एजुकेशन को पढ़ेंगे। तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर विषय सूची को दो भागों में बांट दिया है। पहला भाग इसका है वैल्यू यानी मूल्य, दूसरा भाग है वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य शिक्षा। तो एक एक करके दोनों भागों की विषय सूची को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले वैल्यू में आते हैं यानी मूल्य। तो इसमें हम देखेंगे पहले मूल्य का अर्थ पढ़ेंगे, मूल्य की परिभाषा, मूल्यों की प्रकृति क्या होती है इस पर विचार करेंगे, और मूल्य, नैतिकता और चरित्र, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि तीनों में क्या अंतर है और तीनों में क्या समानता है, इस पर विचार करेंगे। और फिर देखेंगे कि मूल्यों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। और मूल्य का एक अंतिम है मूल्यों का वर्गीकरण। तो मूल्यों का वर्गीकरण विभिन्न तरीकों से सबने दिया है, उस पर विचार करेंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा भाग है वो है वैल्यू एजुकेशन, जिसमें हम वैल्यू एजुकेशन यानी मूल शिक्षा का अर्थ, मूल शिक्षा की परिभाषा, मूल्यपरक शिक्षा की अवधारणा, मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य, मूल शिक्षा के शैक्षिक सिद्धांत, मूल शिक्षा की आवश्यकता, मूल शिक्षा के महत्व, और अंत में हम देखेंगे संदर्भ ग्रंथ सूची, जहाँ से हमने ये सारा कंटेंट लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मूल्य क्या होते हैं। सबसे पहले हम प्रथम भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हमने मूल्य को पढ़ेंगे, वैल्यूज यानी मूल्य। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि मूल्य होते क्या हैं। तो अगर हम देखें तो मूल्य क्या है कि मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय होते हैं, और या ये कह लें कि तो मूल्यों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं और उसके आगे देखते हैं कि मूल्यों का अर्थ क्या होता है। ये इस भाग का पहला बिंदु है, मूल्य का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ वैल्यू, जिसमें है कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्वे शब्द से हुई है, जो किसी वस्तु की कीमत, विशेषता, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है। जैसा बता रहे हैं कि ये लैटिन भाषा के शब्द वैलेवे से हुई है, और जो किसी वस्तु की, मतलब यहाँ पर सिर्फ मूल्य को बताया जा रहा है कि वो किसी वस्तु की कीमत को, उसकी विशेषता को, उसकी गुणवत्ता को और उसकी उपयोगिता को व्यक्त करता है, तो वो होते हैं मूल्य। और दूसरी विचारधारा के अनुसार अगर देखें तो
मूल्य को एक ऐसी आचार संहिता एवं सद्गुणों का समूह कहा जा सकता है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है। जैसे, और मूल्य का शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता, वांछनीयता और महत्व। इसको थोड़ा सा विस्तार से इसके अर्थ को समझेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। और अगर देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ बताया उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर सामान्यतः रूप से देखा जाए तो किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है, यानी ये कह लें कि जिनसे उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार जो होता है वो निर्देशित एवं नियंत्रित होता है, उसे उस समाज के मूल्य कहते हैं। अगर हम इसको साधारण भाषा में कहें तो समाज मानो एक सामाजिक व्यक्ति है और समाज में जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को स्वीकार करना, उन नियमों को मानते हुए उनका पालन करना, या ये कह लें कि उसके आधार पर ही चलना ही हमारे मूल्य होते हैं। और अगर देखा जाए कि प्रत्येक समाज के अपने अलग अलग मूल्य हैं, उसका हम आगे विस्तार से देखेंगे, अध्ययन करेंगे। और अगर एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहेंगे कि अगर हम देखें कि अनुशासन की बात करें तो अनुशासन भी एक मूल्य है और विभिन्न मतलब तरह तरह की, या ये कह लें भिन्न भिन्न अनुशासनों में इन्हें भिन्न भिन्न रूपों में लिया जा सकता है। और इसी के आधार पर हम कह दें कि इनके विषय में कोई भी ऐसी सामान्य अवधारणा निश्चित नहीं हो सकती है कि मतलब पर्टिकुलर यही मूल्य आपके होने चाहिए या ये मूल्य नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं है। जो मूल्य हमारे लिए बनाए गए हैं वो सभी के लिए हैं, सभी के लिए सर्वमान्य है और हम सबको उसका पालन करना चाहिए। फिर चाहे वो मानवीय मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, धार्मिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, इन सभी के मूल्यों में जो नियम बताए गए हैं, अगर हम वही नियम ही हमारे मूल्य हैं और उन सब का निर्वहन हमें करना चाहिए। और अगर हम दर्शन शास्त्र के अनुसार देखें तो जो मनुष्य के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को ही मूल्य की संज्ञा दी गई है। मतलब दर्शन शास्त्र ये कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है उसके के प्रति जो दृष्टिकोण है उसी को मूल्य की संज्ञा दी गई है। और अगर वेद मूलक दर्शनों के अनुसार देखें तो कहा गया है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष है। और चार्वाक और आजीवक दार्शनिकों के अनुसार देखें तो उन्होंने भौतिक सुख और भोग को ही मूल्य बताया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से मोक्ष और भोग दो भिन्न मूल्य, इन्होंने मोक्ष और भोग को दो भिन्न मूल्य बताया है। इन्होंने दोनों के अलग अलग अर्थ बताए हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और अगर हम धर्मशास्त्र देखें, धर्मशास्त्र के अनुसार मूल्य का अर्थ देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि उन्होंने नैतिक नियमों को ही मूल्य माना है। मतलब हमारा जो धार्मिक शास्त्र है वो ये कहता है कि जो हमारे नैतिक नियम है वो ही हमारे मूल्य हैं, उन्हीं को मूल्यों की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। हमारा जो भारत देश है वो धर्म प्रधान देश है, ये कह लें कि बहुत से संस्कृतियों से मिला हुआ देश है। तो जैसी विभिन्न संस्कृतियाँ यानी विभिन्न धर्म, तो उसके सभी धर्म के अपने अलग अलग नैतिक नियम हैं और मनुष्य को उन नियमों का पालन करना चाहिए। वो कहने की एक बात है कि विभिन्न धर्म के जो नियम हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ जाती है, जहाँ मैंने पढ़ा और सीखा वहाँ से एक ही अर्थ और सार निकल के आता है कि मूल्य या नियम वो सभी एक हैं। फिर चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों या जैन धर्म, सिख धर्म, किसी भी धर्म का हो, वो अगर उनका हम सार निकालें तो नैतिकता ही एक परम मूल्य है। और अगर हम मानव शास्त्र की दृष्टि से देखें तो उन्होंने मूल्यों को सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में स्वीकार किया है। मतलब जो सांस्कृतिक लक्षण है उनको ही उन्होंने मूल्यों के रूप में स्वीकार किया। उनकी दृष्टि से संस्कृति और मूल्य अभिन्न अंग हैं और कोई संस्कृति अपने मूल्यों से ही, मतलब उनका ये कहना है कि जो कोई संस्कृति होती है, सभी संस्कृति, जैसे मैंने अभी आगे बताया कि संस्कृतियाँ
जैसे जैसे धर्म, उनकी अपनी अलग संस्कृति है, सभी संस्कृति के अपने मूल्य हैं और उनके आधार पर ही उन्हें पहचाना जाता है। उम, और आगे बढ़िए तो देखेंगे कि जो हिंदू समाज है, जो हिंदू समाज के मूल्य हैं वो अ, एक मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो परोपकार को, नैतिकता को, भाईचारे को, स्नेहपूर्ण व्यवहार को, राष्ट्र प्रेम को ही वरीयता दी गई है या इसी को ही मान्य माना गया है। और कहते हैं कि मूल्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ स्पष्ट उदाहरण से बताना चाहेंगे कि मूल्य हमारे वही है जो किसी का अहित ना करे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं तो वहाँ पर दूसरे खड़े व्यक्ति के का मतलब बुरा हो या उसका अहित हो। यहाँ पर अगर हम एक उदाहरण दें तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि बुरा किसी का कर ना सको तो भला किसी का ना करना, सॉरी गलत हो गया, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना। मतलब कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें उसके लिए कुछ भी गलत करने की भी चेष्टा नहीं रखनी चाहिए। ये हमारे मूल्य हमें बिल्कुल भी सहमति नहीं देते हैं। और कहते हैं कि हम अगर इन्हीं चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने साथ लोगों को लेकर के आगे बढ़ना, या ये कह लें अपना हित देखना और साथ में लोगों को हितों को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना, तो मुझे लगता है ये मानवीय मूल्य सबसे श्रेष्ठ मूल्य होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि वो है कि उदाहरण है कि कहा गया कि कहते हैं कि घर ना किसी का बसा सको तो देख झोपड़ी मत हंसना, और किसी को भोजन दे ना सको तो किसी का भोजन मत लेना। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये है कि अगर आप किसी का हित नहीं कर सकते तो उसके अहित की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते, उसके साथ उसकी समस्या में खड़े नहीं हो सकते, तो उसकी परिस्थिति का उपहास भी नहीं उड़ाना चाहिए। और ये हमारे मानवीय मूल्य हो गए, और मानवीय मूल्यों को आगे विस्तार से भी देखेंगे। अब अर्थ के बाद हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो मूल्यों की परिभाषा विभिन्न दर्शन शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने अलग अलग दिया है। यहाँ पर हमने दो दर्शन शास्त्री और समाज शास्त्री की परिभाषा को लिया है, जो जिसमें पहले हैं फ्लिंक महोदय के अनुसार। इन्होंने कहा है कि मूल्य मानक रूपी मानदंड है जिनके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रिया विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होते हैं। अर्थात अगर हम इसको सार से समझें तो इन मापदंडों को पसंद करते हैं और उनको महत्व देते हैं, और जिनके आधार पर हम अपना व्यवहार निश्चित करते हैं, वो ही हमारे मूल्य होते हैं। उसके बाद अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, और अगली परिभाषा भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी के अनुसार है, जो कहते हैं कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा अभियंत्रीकृत किया जाता है, और जो आत्मनिष्ठ, अधिमान, मान तथा आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो कह सकते हैं कि किसी समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं और जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित होता है, उस समाज एवं उसके व्यक्तियों के वो ही मूल्य होते हैं। परिभाषा के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मूल्यों की प्रकृति क्या होती है। तो मूल्यों की प्रकृति, यहाँ पर मूल्यों के संप्रत्यय से मूल्यों की प्रकृति के विषय में 4 तथ्य दिए गए हैं जिनको विस्तार से देखना उचित होगा। पहले हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे, फिर इसको सार से समझेंगे। पहला तथ्य यह है कि मूल एक अमूर्त संप्रत्यय है। दूसरा तथ्य यह है कि यह व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं। तीसरा तथ्य यह है कि यह समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं।
चौथा और अंतिम तथ्य यह है कि मूल्य किसी समाज के अनेक विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड होते हैं। अब इसको समझते हैं कि क्या है ये, कैसी है प्रकृति और क्या है। तो अगर हम देखें कि व्यक्ति इनमें से कुछ को अधिक महत्व देता है और कुछ को अपेक्षाकृत उस कुछ को अधिक महत्व देता है और कुछ को अपेक्षाकृत कम। वह जिन्हें अधिक महत्व देता है और उसके लिए उतने ही शक्तिशाली मूल्य होते हैं। मतलब जो हम अगर हम अपने आप को लेकर के चलें तो हम जिन तथ्यों को या ये कह लें कि जिन महत्व को अधिक ये ऐसे कह लें कि किसी चीज़ हमारे पास मान लेते हैं दो तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं या दो तरीके के लोग रहे हैं, तो हम किसको अधिक महत्व देते हैं और किसको कम देते हैं, उसी के आधार पर वो हमारे मूल्य शक्तिशाली होते हैं। मतलब कि उसी के आधार पर हमारे मूल्य का आकलन भी किया जा सकता है कि हम किस पर्टिकुलर चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं और किसको हम कम दे रहे हैं। उम्मीद है यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। इसी को समझते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा विचार यहाँ पर ये भी किया जा सकता है कि किसी समाज के, जैसे मैंने आगे भी बताया है, ये चीज़ें कुछ मूल्य को में कुछ चीज़ें जो नियमबद्ध शब्द हैं या ये कह लें कि इस मूल्य में समाहित जो कुछ शब्द हैं वो रिपीट होंगे, फिर चाहे वो एग्जाम्पल में दिए जाएं आपको या फिर यहाँ पर। तो अगर थोड़ा सा विचार करें तो किसी समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंडों ही हैं, मतलब पर विचार करना होगा और यही हमारे मूल्य होते हैं। अगर हम देखें तो किसी समाज में इनका विकास एक दिन में नहीं होता। बिल्कुल है कि अगर हम मूल्यों की प्रकृति को देखें तो या फिर उनको धारण करने की बात करें, उनको स्वीकार करने की बात करें, तो ये एक दिन में संभव नहीं है या इनका विकास भी एक दिन में संभव नहीं है। अगर मनुष्य के दीर्घायु अनुभवों के परिणाम होते हैं, अगर हम ये कहें कि ये हमारे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा जो अनुभव है वो भी बढ़ता जाता है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो भी बदलता जाता है। और जैसे कि हमारे एक यहाँ पर उदाहरण देना चाहेंगे, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो भी हमारी उम्र के साथ और हमारी शिक्षा के साथ बदलता जाता है। तो हमारे जो माननीय हेड सर हैं वो हमेशा यही चीज़ कहते हैं कि अब हम लोग मतलब स्टूडेंट नहीं है, ना ही हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग यहाँ पर टीचर एजुकेटर्स हैं और हम लोग यहाँ पर रिसर्चर हैं। तो जो हमारा किसी भी चीज़ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो एज अ रिसर्चर होना चाहिए। और उसको हम दो तरीके से भी देख ले सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या फिर हम उसको आलोचक की दृष्टि से देखें, लेकिन हमें वहाँ पर दोनों बिंदु को देखना चाहिए कि उसका सकारात्मक पक्ष क्या होगा और नकारात्मक पक्ष क्या होगा। और इसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा विस्तार से अगर समझें हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे जो अनुभव होते हैं वो हमारे उम्र के साथ परिवर्तित होते रहते हैं और उसी के आधार पर मूल्यों का निर्माण भी होता है। और अंत में विचार करें तो ये कहना गलत नहीं होगा या ये कहें कि मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया के बारे में कह सकते हैं कि इन्हें मनुष्य सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए सीखता एवं धारण करता है। बिल्कुल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अंदर रहते हुए ही वो बहुत सारी चीज़ें समाज से ग्रहण करता है और सीखता है। और मूल्यों के संबंध में कहें तो और कहें कि समाज में जो विद्यमान कुछ नियम बनाए गए हैं वही उसके सामाजिक नियम होते हैं और उनके आधार पर ही व्यक्ति को चीज़ों को उनकी जो दृष्टि मतलब व्यक्ति का जो दृष्टि होता है उन्हीं उसी के आधार पर होनी चाहिए। आगे बढ़े और देखेंगे इसमें मूल्य, नैतिकता और चरित्र क्या है। तो इसमें हम पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देख लें कि मूल, नैतिकता और चरित्र। मूल, नैतिकता और चरित्र क्या होते हैं इसी को आगे देखेंगे।
उससे पहले हम देख लें कि मूल नैतिकता और चरित्र इन दोनों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है। और देखिए जो हमारे व्यवहार होते वही हमारे मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मूल नैतिकता और चरित्र इन तीनों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है। और इसलिए हम इन तीनों में भेद भी नहीं कर पाते। और परंतु हम भेद बिल्कुल जरूर नहीं कर पाते, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न संप्रत्य हैं और इसको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे नैतिकता क्या है। नैतिकता अगर हम धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखें तो धर्मशास्त्र कहता है कि धार्मिक नियम ही नैतिक नियम है और इनका पालन करना ही नैतिकता है। मतलब जो धर्मशास्त्री हैं वो कहते हैं कि जो धार्मिक नियम है वो ही नैतिक नियम है और जो इन नैतिक नियमों का पालन करता है या पालन करना ही नैतिकता होता है, या ये कह लें कि नैतिक नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। और अगर हम समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें तो समाजशास्त्र सामाजिक नियम को ही नैतिक नियम कहता है और वही सेम चीज भी दोहराता है कि जो सामाजिक नियम है वही नैतिक नियम है और इन्हीं नैतिक नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। और अगर हम अपने भारतीय समाज देखिए हमारा जो भारतीय समाज है वो धर्म प्रधान समाज है और अतः मतलब अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो सामाजिक धार्मिक नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। जैसे कि अभी हमने आपको जब अर्थ बता रहे थे तभी बताया कि मूल्य क्या है, तो मूल्य इन तीनों में ही समाहित होते हैं। और यहाँ पर ये भी सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जो भी नैतिक नियम है उनका ही जब पालन किया जाता है या पालन करना, निर्वहन करना, यही हमारी नैतिकता है। अब हम बात करते हैं चरित्र की। तो चरित्र वह शक्ति है जो हमें नैतिकता का पालन करने में सहयोग देती है या सहायक होती है। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें कि जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक चरित्र बल होता है उतनी ही दृढ़ता के साथ नैतिक नियमों का पालन वह कर पाता है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि चरित्र पता है कि चरित्र क्या है, लेकिन किस व्यक्ति का चरित्र कैसा है वो उसके कार्यों के आधार पर और उसके व्यवहार के आधार पर हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं, या ये कह लें कि हम उसका पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो सीधे यहाँ पर सरल शब्दों में कहा जाए कि नैतिकता का पालन करना, नियमों का पालन करना नैतिकता है। और नैतिकता का पालन करना, या ये कह लें कि जो व्यक्ति मतलब नैतिक नियमों का पालन करके ही अपना काम करते हैं उनका चरित्र उतना ही बलवान और शक्तिशाली होता है। ऐसे व्यक्तियों को ही अच्छा कहा जाता है। ये कह लें ऐसे हम उदाहरण के रूप में भी देते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूल्य क्या है। तो मूल्य के विषय में अगर हम देखें तो इन दोनों से भिन्न एक संप्रत्यय है। मूल्य जो है वो नैतिकता और चरित्र से भिन्न एक संप्रत्यय है, लेकिन मूल्य अपने मूल रूप में नैतिक नियम ही होते हैं। ये बात भी सही है कि जो मूल्य हैं वो अपने मूल रूप में नैतिक नियम ही होते हैं, पर यदि मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो नैतिक नियम बाह्य होते हैं और जो मूल्य हमारे आंतरिक नियम होते हैं। अब बाह्य मूल्य और क्या होते हैं ये हम आगे जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे मूल्यों का वहाँ पर विस्तार से देखें। और यहाँ पर हम बाह्य होते हैं और जो मूल्य होते हैं वो आंतरिक। नैतिकता का पालन हम बाह्य दबाव के कारण करते हैं, हम आंतरिक दबाव के कारण करते हैं कि फिर भी सभी मूल्य अपनी प्रकृति में नैतिक नहीं होते। और कुछ अगर हम बात करें कुछ मूल्यों की तो वो राजनीतिक मूल्यों का आधार एकदम अनैतिक होता है। और यहाँ पर ये अगर मैंने बोला कि जो राजनीतिक मूल्यों का आधार है वो एकदम अनैतिक होता है, तो वहाँ पर अगर हम कुछ जगहों पे देखें तो देखा गया है कि जब राजनीति में जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्य होता है उसके दोनों पक्षों को कई हद तक नहीं देखा जाता है कि इससे किस वर्ग का ये कह लें, किस पक्ष का ये कह लें कि कितना फर्क अच्छा पड़ेगा
और कितना उसका निगेटिव पड़ेगा, मतलब सकारात्मक प्रभाव कितना पड़ेगा और नकारात्मक। ये इसकी गणना किए बिना ही वो कार्य किए जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो राजनीतिक मूल्य होते का आधार है वो एकदम अनैतिक होता है। और राजनीतिक में लक्ष्य की प्राप्ति में साधन के औचित्य को नहीं देखा जाता है। कि बिल्कुल है कि अगर जो राजनीतिक कार्य होते हैं उनको जो लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है उसमें वो साधन के औचित्य को भी नहीं ध्यान देते, बस उनको अपने लक्ष्य को पाना होता है। इसीलिए कहा गया है कि राजनीतिक मूल्य अनैतिक होते हैं। और इसी के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर उम्मीद है आपको मूल नैतिकता और चरित्र समझ में आया होगा। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि मूल्यों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और ये बहुत सही बात है कि जो अध्यापक होते हैं वो मतलब माता पिता के बाद श्रेष्ठ स्थान हमारे अध्यापक का होता है, शिक्षक का होता है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक बालक के भविष्य के निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं वैल्यूज़ की, तो वैल्यू यानी मूल्यों के विकास में भी शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और तो देखते हैं कैसे कि अध्यापक को, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो शिक्षक होता है वो समाज के भविष्य का निर्माता कहा जाता है। और वर्तमान में समाज में मूल्यों की प्राप्ति में अध्यापक की भूमिका विशेष मानी जाती है। अध्यापक ही बच्चों में अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास करता है। अध्यापक बच्चों के दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को विकसित करके उसे योग्य नागरिक बनाता है। समय समय पर भाषण प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक उत्सव, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस आदि के आयोजन माध्यम से अध्यापक छात्रों में मूल्यों का विकास करता है। देखिए अगर हम देखें तो हमारे जो अध्यापक गण हैं, हमारे जो शिक्षक गण हैं, वो हमारे अंदर मूल्यों का विकास के लिए या हमारे मतलब होल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो वो किस प्रकार से क्या कार्य करते हैं, अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं, अब हम उसको एक एक बिंदु के तहत पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु कह रहा है कि मूल्यों के शिक्षण में शिक्षक अपनी भूमिका का स्पष्ट ज्ञान रखे। कि मतलब मूल्यों के शिक्षण में मतलब जब एक टीचर वैल्यू एजुकेशन की दे रहा है बच्चों को, मतलब मूल्यों का शिक्षण कर रहे हैं, तो उन शिक्षक को चाहिए कि वो किस स्टेज पर और क्या चीज़ें मतलब क्या कंटेंट देने जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को कितना इफेक्ट करेगी, क्या करेगी, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही आपकी सही क्लियर आ रही। ठीक है। अगर किसी का माइक ऑन हो तो प्लीज़ उसको ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे वॉइस आ रही है। हो सकता है आपको इको हो रही हो मैम। आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु देखते हैं कि छात्रों को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर दिया जाए। देखिए शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर ये भी है कि जो छात्र होता है उसको अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का संपूर्ण अवसर, मतलब पूरा अवसर दिया जाए। यहाँ पर इसको अगर समझें तो करके सीखने पर बल दिया जाए। अगर यहाँ पर देखें तो ये चीज़ कहा गई है कि जब छात्र स्वयं से कोई चीज़ करता है तो उसमें उसकी जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा उसके लिए इफ़ेक्टिव होती है, या ये कह लें कि फिर वो उसको भूलता नहीं है। तो बिंदु का ये अर्थ था।
अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और अगला बिंदु है हमारा, छात्रों में कोई भी कार्य करने के पहले स्वयं सोचने विचारने की आदत का विकास किया जाए। हाँ, अगर हमने छात्र को कोई काम दिया है तो, या ये कह लें कि कोई समस्या आई है, तो उस समस्या को एक शिक्षक खुद हल कर दे, ये आवश्यक नहीं है। उससे ज़्यादा आवश्यक है कि जो छात्र है उसको पहले उस कार्य को करने के लिए समय दिया जाए और उसको में सोचने विचारने का भी समय दिया जाए, ताकि वो उसमें फिर वहाँ पर उसकी जो सोचने विचारने की क्षमता है उसका विकास होगा कि मतलब ये प्रॉब्लम कैसे आई और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। अगर हो सकता है वो कहीं हद तक अपनी समस्या का समाधान ना कर पाए, लेकिन अगर वो अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है तो बहुत सारे रास्ते ढूंढता है। हाँ, हो सकता है वो रास्ते उचित ना हो, तब वहाँ पर शिक्षक खड़ा होकर के ये बता सकते हैं कि आपने इतने रास्ते ढूंढे हैं, लेकिन अगर आप अपनी समस्या के समाधान के लिए इस रास्ते पर अग्रसर होंगे तो आपका जो कार्य है वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो पहले छात्र को स्वयं विचारने की का समय दें, उसके बाद उसमें अपना भी सहयोग करें। तो अगला बिंदु देखते हैं और अगला बिंदु कह रहा है कि मूल्यों की शिक्षा का सयुद्देश्य व निरंतर दी जाए। जो मूल्यों की शिक्षा है उसे उद्देश्य सहित, मतलब उद्देश्य के आधार पर और निरंतर दी जाए। बिल्कुल, कोई भी शिक्षा जो हमें दी जाती है उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। और यहाँ पर ये जो निरंतर दी जाने वाली बात कही गई है, ये बिल्कुल, क्योंकि मूल्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, या ये कह लें कि मूल्यों की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो हमें जीवन पर्यंत काम आती है। हर एक मतलब जीवन के हर पड़ाव पे, हर दिन ये हमें हमारे विकास के लिए कह लें, हमारे चरित्र विकास के लिए कह लें, नैतिक विकास के लिए कह लें, तो मूल्य शिक्षा हर जगह काम आती है। इसलिए कहा गया है कि मूल्यों की शिक्षा सयुद्देश्य और निरंतर दी जाए। और इसी के साथ अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और अगला बिंदु हमारा है, उपदेश देने के स्थान पर मूल्यों को प्रत्यक्ष स्थितियों के साथ संबंधित कर प्रस्तुत करें। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जो हम मतलब लेक्चर मेथड होता है, मतलब उपदेश लेक्चर मेथड के स्थान पर अगर उन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया जाए तो वो बच्चों में ज़्यादा स्थायी रहेंगी। जैसे कि मान लेते हैं कि हम परोपकार पे उपदेश दे रहे हैं या परोपकार सिखा रहे हैं बच्चों को। परोपकार एक नैतिक मूल्य है। अगर हम परोपकार की भावना का विकास बच्चों में करना चाहते हैं और हम उस पर अगर लेक्चर दे रहे हैं एज अ टीचर, अगर वो सिर्फ हमें बोल के समझा रहे हैं कि दूसरों की मदद करना ही परोपकार है, किसी मतलब अगर ये कह लें कि किसी समस्या में पड़े स्थान मतलब पर्सन की, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मतलब उसकी समस्या में साथ देना ही परोपकार है। किसी भूखे को खाना खिलाना परोपकार है, पौधों को पानी देना परोपकार है। तो ये अगर हम कहकर, क्योंकि ये अगर हम कहकर बताएंगे तो वो शायद इतना प्रभावशाली नहीं होगा, इतना स्थायी नहीं रहेगा अगर हम वही चीज़ उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दें। जैसे कि अगर कोई अंधा रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कोई नेत्रबाधित पर्सन है, मतलब व्यक्ति है जो सड़क पार नहीं कर पा रहा है, वहीं पर अगर हम जा करके अपने बच्चों को सिखाएं कि उनकी मदद करनी चाहिए, तो बोलने की बजाय अगर हम करके दिखा दें कि हमें नेत्रबाधित व्यक्तियों की इस प्रकार से मदद करनी चाहिए, तो वो चीज़ ज़्यादा स्थायी रहेगी। और इसी के और भी उदाहरण हैं कि जहाँ पर जैसे कि ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बहुत से ऐसा वर्ग है जो जिनको मतलब पहनने के लिए कपड़े की भी कमी है, भोजन की कमी है और भी संसाधनों की कमी है। तो वहाँ पर हम कहने की बजाय अगर उस क्षेत्र में जा कर के अपने बच्चों को वो चीज़ दिखाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वो करते हैं, तो शायद वो सारी चीज़ें उनको अच्छे से समझ में आएंगी और स्थायी रहेंगी भविष्य के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले बिंदु पर बढ़ते हैं और देखते हैं, शिक्षकों को अपने व्यवहार से एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ,
इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि जो शिक्षक होते हैं वो हमारे आदर्श होते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं। और इसीलिए जो अपना शिक्षक को जो अपना व्यवहार होता है वो भी उसी प्रकार का रखना चाहिए जो छात्रों के लिए उपयोगी हो, क्योंकि छात्र अपने टीचर्स को एक आदर्श रूप मानते हैं। यहाँ पर मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका इतनी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मूल्यों का वर्गीकरण। तो मूल्यों के वर्गीकरण के विषय में अगर हम देखें तो मूल्यों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया गया है। और अगर हम देखें तो इस स्लाइड में हमने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं जिनके आधार पर हम देख सकते हैं कि मूल्य क्या है, उनका वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है। ठीक है, किसी की सहायता करके, मतलब जो बड़े बुजुर्गों की मदद करके, उनके रोजमर्रा के कार्य करके, रिस्पेक्ट यानी आदर भाव करके, दूसरों को अपनी चीजें शेयर करके, और चैरिटी या डोनेशन करके। तो ये तो हो गई एक ऊपरी बात। अब हम देखेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने और भारतीय दार्शनिकों ने और हमारे विदेशी दार्शनिकों ने अपने अपने आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो पहले तो देख लेते हैं कि मूल्यों का जो वर्गीकरण है वो करना ही क्यों पड़ा। तो अगर हम देखें तो अति प्राचीन काल में जो मनुष्य था वो पशुवत जीवन व्यतीत करता था, या ये देखें कि पहले के समय में जो मनुष्य था वो पशु की तरह अपना जीवन जीता था, और उसे जीवन जीने के लिए बहुत से संघर्ष भी करना पड़ता था। और उस समय जो अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे वो ही जीवित रहते थे, और जो निर्बल होते थे उनका अंत हो जाता था। ये कह लें, उनको जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। और तो इसी के आधार पर यहाँ पर इसीलिए इसको ये कहा गया कि जो निर्बल व्यक्ति थे उनको अपना बल बढ़ाना होता था। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि संघर्ष और शक्ति यही उनके जीवन मूल्य रहे होंगे। मतलब प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो संघर्ष और शक्ति ये दो ही उनके जीवन मूल्य रहे होंगे। तो अगर हम पहले की बात करें प्राचीन काल की, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो बात कही गई है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करते थे वो ही जीवित रहते थे। और क्योंकि उस वक्त और हमें ये सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, प्रेम, घृणा, आदर भाव, ये सारे मूल्यों का ज्ञान ही नहीं था। हम पशुवत जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, एक यही अंतर होता है हम में और पशु में। तो जो अधिक बलवान व्यक्ति हुआ करते थे वो अपने से निर्बल व्यक्तियों से ये कह लें कि भोजन प्राप्त करते थे, और कहीं ना कहीं से जो शक्तिशाली थे वो अपना जीवन जीते थे, और जो निर्बल हुआ करते थे उनका कहीं ना कहीं अंत हो जाता था। तो अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो जो मनुष्य है वो प्राकृतिक जीवन से सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर हुआ है, ऐसे सामाजिक जीवन की और जिसमें संघर्ष और शक्ति के स्थान पर। देखिए पहले का क्या था कि सिर्फ दो ही मूल्य सर्वमान्य हुआ करते थे, एक संघर्ष और एक शक्ति। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे समाज की ओर अग्रसर हुआ तो बहुत सारे मूल्य और आए, ये कह लें, और शक्तियाँ आई, जैसे कि शक्ति के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का महत्व था। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए ये कहें कि निर्बल लोगों के विषय में कुछ बात करें तो जिसमें निर्बल लोगों का जीवन भी सुरक्षित था। जब हमें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का भाव आया है तब निर्बल लोगों का भी जो जीवन है वो सुरक्षित होने लगा था। प्रेम, सहानुभूति और सहयोग को हम मूलभूत सामाजिक नियम, आदर्श, सिद्धांत, व्यवहार, मानदंड तथा मूल्यों की संज्ञा दे सकते हैं। पर जैसे जैसे हमने अपना विकास किया है और हमारे समाज का रूप संश्लिष्ट होता चला गया है और उसके विभिन्न आयाम विकसित हुए, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक। उन्हीं के साथ साथ सभी समाजों में इन नियमों से संबंधित विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड हैं जो वो विकसित हुए हैं। और
कहे जाते हैं कि यही सारे जो हैं वो हमारे मूल्य होते हैं, और इन्हीं के आधार पर ये मूल्यों को मतलब इन्हीं को मूल्यों की संज्ञा दी गई है, और इन्हीं के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न दार्शनिकों समाजशास्त्रियों के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो मूल्य हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है आध्यात्मिक मूल्य, दूसरा है भौतिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं? तो आध्यात्मिक मूल्यों से उनका तात्पर्य ऐसे मूल्यों से है जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। मतलब हम यहाँ पर देखते वो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। जैसे इसमें अगर हम उदाहरण दें तो हमारे आध्यात्मिक मूल्य कौन कौन से हैं? वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हम भौतिक मूल्यों की अगर बात करें तो भौतिक मूल्यों से भारतीय दार्शनिकों का तात्पर्य है ऐसे मूल्यों से जिनका संबंध हमारे ऐहिक जीवन से है, जो हमारे सामाजिक व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। मतलब ये देखिए, सामाजिक व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, दोनों में हमने देखा तो व्यवहार की बात कही गई है, चिंतन की बात कही गई है। तो और भौतिक मूल्यों का अगर देखें तो उसका उदाहरण है प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और राष्ट्र प्रेम। मतलब ये सारे ही हमारे सामाजिक मूल्य हैं। और अगर हम इसको एक लाइन में समझे तो ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मूल्य और भौतिक मूल्य सामाजिक मूल्य, जो सामाजिक मूल्य हैं उन्हीं के भाग हैं, क्योंकि ये दोनों ही उसमें समाहित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले जो तर्कशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं। तो अमेरिकी तर्कशास्त्री लेविन के अनुसार जो मूल्य है उनको चार भागों में बांटा है इन्होंने। एक पहला मूल्य इन्होंने आंतरिक मूल्य, दूसरा बाह्य मूल्य, तीसरा अंतर्निहित मूल्य, चौथा है साधन मूल्य। अब इसको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारा आंतरिक मूल्य, यानी आंतरिक मूल्यों से लेविन का तात्पर्य उन मूल्यों से है, या ये कह लें कि इनका जो दृष्टि था या उनकी जो विचारधारा थी, उन मूल्य इन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार करता है और जो उसके अंतर मन के अंग होते हैं, और ऐसा कहें कि जिनका पालन और जिनके पालन से उसे आत्मसुख मिलता है, ऐसे इस वर्ग में ऐसे नियम को ही उन्होंने ऐसे मूल्यों को उन्होंने आंतरिक मूल्य बोला है। और इस वर्ग में उन्होंने धर्म पर आधारित नैतिक नियमों को भी स्थान दिया है, जिसमें उन्होंने सत्यता को स्थान दिया है। और ये कहा, मतलब अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो ये कह रहे हैं कि आंतरिक मूल्य मतलब जो हमारा अंतर मन, मतलब हमारा हृदय जिन चीज़ों को स्वीकार करता है, ठीक है, जिन चीज़ों को स्वीकार करता है उसका पालन करता है, या ये कह लें उसके पालन में जब उसको आत्मसंतोष मिलता है, तो ऐसे ही मूल्यों को आंतरिक मूल्य कहा गया है। जिसमें एक सत्यता, सत्य बोलना कह लें, सच्चाई कह लें, या सत्यता कह लें, ईमानदारी कह लें, यहाँ पर ये सारे आंतरिक मूल्य थे, क्योंकि हम अगर इनका निर्वहन करते हैं तो हमें आत्मसंतोष मिलता है। अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण दें तो ये तो आपको भी पता होगा या आपने भी देखा होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग झूठ बोल जाते हैं, या ये कह रहे हैं कि सुना होगा कि अगर किसी अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ भी सत्य के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इस लाइन को इसलिए बोला गया है कि किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए जिससे किसी का अहित ना हो, अगर वहाँ पर हमने झूठ का भी सहारा ले लिया है और वो कार्य संपन्न हो गया है, लेकिन उस कार्य की संपन्नता में किसी को भी किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का हानि नहीं हुआ है, तो वहाँ पर वो झूठ भी सत्य के बराबर होगा, क्योंकि उस कार्य की जो संपन्नता होगी, मतलब उस कार्य को जब संपन्न करेंगे हम, तो जो हमें आत्मसंतोष होगा
वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आंतरिक मूल्य हमारे आत्मसंतोष की बात करता है। हम ऐसे कार्य करते हैं जिनसे हमें आत्मसंतोष मिलता है, और ये परम होता है क्योंकि हमको सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो उस व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन के अलावा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, जब उसका परिणाम निकलता है तभी समझता है। लेकिन आंतरिक मूल्य ये कहते हैं कि हमें वो कार्य करने चाहिए जिससे हमें आत्मसंतोष मिलता है, और कहीं हद तक ऐसे कार्य किसी का भी अहित नहीं करते हैं, और यही हमारे मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इनके अगले बिंदु को देखते हैं, बाह्य मूल्य क्या है। तो बाह्य मूल्यों से उनका तात्पर्य उन मूल्यों से जिन्हें व्यक्ति बाह्य दबाव में स्वीकार करता है, और जो उसकी बुद्धि को तो स्वीकार होते हैं पर वे उसके अंतर मन में स्थान नहीं बना पाते। अर्थात ये कहें कि जो बाह्य मूल्य होते हैं वो बाह्य दबाव के कारण स्वीकार करने पड़ते हैं, जो वो स्वीकार तो कर लेता है ऊपर से। मतलब ये कहते हैं ना कि हमारा मन कुछ कह रहा है और हमारा दिमाग कुछ कह रहा है, तो अगर हम दिमाग से उसको स्वीकार करके आगे बढ़ लेते हैं और हमारा मन नहीं मानता, तो वो बाह्य मूल्य होते हैं। जैसे बहुत से कार्य, जैसे यहाँ पर उदाहरण दी गई है धर्मनिरपेक्षता की, तो अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिसे हमें ना चाहते हुए भी करना होता है, या ये कह लें कि हमको पता है कि ये कार्य ऐसा नहीं है, या इस कार्य में सबका हित नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसे नियम बनाए गए हैं तो हमको इनका निर्वहन करना है। तो वो जो प्रेशर है वो सोसाइटी का प्रेशर, ये कह रहे सामाजिक दबाव के कारण या बाहरी दबाव के कारण हमें वो कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे कार्य को करने में अगर हमें आत्मसंतोष नहीं मिल रहा है तो हमारे बाह्य मूल्य, मतलब हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंत मूल्य क्या होता है। तो इनमें तीसरा है बिंदु है अंतर्निहित मूल्य, और अंतर्निहित मूल्य क्या होते हैं इसको देखेंगे। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो एक अंतर्निहित मूल्य है, ये इनहेरेंट, मतलब जो शब्द है इनहेरेंट, उसका शाब्दिक अर्थ है जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है, परंतु मूल्यों के संदर्भ में, मतलब ये इसको जन्म से प्राप्त होता है। और अब लेविक उसके संदर्भ में क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति इससे मनुष्य की प्रकृति से है, मतलब जैसा मनुष्य का नेचर होता है ये उसी के अनुसार ये मूल्य होते हैं, उसके अपने अपने स्वभाव से है। और हम जानते हैं कि प्रेम, इन्होंने उदाहरण में भी रखा है कि जो प्रेम और द्वेष है वो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। प्रेम और द्वेष ये मनुष्य का उन्होंने दो स्वाभाविक गुण बताए हैं कि ये वो होते हैं। और इस प्रकार उन्होंने मूल्यों को अंतर्निहित मूल्यों की संज्ञा दी गई है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम उन पक्षों की तरफ, मतलब ये कह लें कि हमारे वो पक्ष अधिक बलवान होते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, या ये कह लें कि जो चीज़, जो विचार, जो व्यक्ति, जो स्थान अगर हमें पसंद है, ठीक है, तो हमारे जो भाव होंगे वो उसके लिए पूर्णतः अलग होंगे। और वहीं पर उसके विपरीत जो विचार, जो भाव, जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, हमारे मन में उसके लिए द्वेष की भावना है, तो उसके लिए जो हमारे भाव होंगे, विचार होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे। तो यहाँ और ये गुण हमें जन्म से मिलता है। ठीक है, हम किसी से मतलब हमारे जो व्यवहार होता है और वो उस पर आधारित होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और इनके चौथे बिंदु को देखते हैं। इनका जो चौथा बिंदु है वो है साधन मूल्य। तो उस में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि साधन मूल्य से जो मूल्य, मतलब जो मूल्यों की प्राप्ति जिसके माध्यम से होती है, या ये कह लें कि मूल्यों की प्राप्ति में जो हमें सहायता करते हैं वो हमारे साधन मूल्य होते हैं। जैसे अहिंसा के पालन में दीनहीनों की सेवा करना, बिल्कुल अहिंसा के पालन में। और अगर हम इसको थोड़ा विस्तार से समझे तो ये कहेंगे कि उदाहरण से कहें तो गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्मा।
तो अगर हम अहिंसा को परम धर्म बना करके उसका पालन करेंगे तो उसमें किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्षति नहीं होगी। क्योंकि हम अहिंसा का पालन करेंगे और अहिंसा में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं। देखिए सीधे सीधे ये बताया गया है कि उसमें हम शब्दों मतलब किसी से शब्दों के आधार पर ही बात करें, मतलब हम देखिए हाथ पर ही उठाना अहिंसा नहीं होती है। शब्द भी कहीं कहीं हाथ पर उठाने से ज्यादा प्रभावित करते हैं हमें, तो शब्दों का चयन भी इसको प्रभावित करता है। और जो बात कही गई दीनहीनों की सेवा, तो बिल्कुल ये तो मूल्य हमारे बताते ही है कि हमें दीनहीनों की सेवा करनी चाहिए। मतलब जो सहायक मतलब जो सहायतामंद है, अगर हम सहायता करने योग्य हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और बाकी नैतिक या ये कह लें बाकी मूल्यों को प्राप्ति में जो सहायता करते हैं वही हमारे साधन मूल्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर स्पेंसर के अनुसार सर हेलो हाँ यस। सर टाइम तो क्लास का ओवर हो गया है, तो क्या हम कल कंटिन्यू करें? नहीं, आगे की जानकारी हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।